हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 3 फरवरी 2025 को मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ। और आज मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसे मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे महापुरुषों की जीवनी का वर्णन है जिनके बारे में, जिनके जीवन के अनछुए पहलू और अनजाने तथ्यों का वर्णन है। और ये प्रख्यात जर्नलिस्ट कुलदीप नायर की लिखी किताब है। ये अंग्रेजी में है, जिसका शीर्षक है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स। तो इस किताब में बहुत से महापुरुषों में मोहम्मद अली जिन्ना जी का भी वर्णन है। जिन्ना साहब के बारे में बहुत सारे जो है निगेटिव कमेंट्स मैंने बहुत बहुत लोगों को पढ़ते सुना। बहुत सी बातें लोग कहते हैं, लेकिन वो वाकई जो वो उतने बुरे नहीं थे जिनको लोग उनको जैसे उनको शैतान का भारतवर्ष में उनको जो है पार्टीशन का जिम्मेदार वगैरह वगैरह, मैसेकर जो कम्युनल टेंशन हुए, कम्युनल जो मैसेकर हुए, उनका जिम्मेदार उनको भी ठहराते हैं बाकी लोगों के साथ। तो जिन्ना साहब के बारे में बहुत मज़ेदार बातें हैं। उन पर एक चैप्टर है मोहम्मद अली जिन्ना। तो कुलदीप नायर साहब बहुत ही ऐसे ऐसे तथ्य लिखते हैं जो मैं जानता नहीं था। मैं उन्हीं का जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने। एक बार नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी वही 47-48 में जिन्ना जी को। जिन्ना साहब, आपका दो घर है। एक मालाबार हिल में, पॉश एरिया में, बॉम्बे में बहुत बड़ा उनका घर है, वो अभी भी है। तो वो उनका एक घर है। और आपका औरंगजेब रोड में, दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में भी उनका घर है। तो 2 घर थे जिन्ना साहब के उस समय, जब देश आज़ाद हुआ, देश भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो नेहरू जी ने पूछा कि क्या करें आपकी प्रॉपर्टी का। तो जिन्ना साहब ने कहा, देखिए कि जिन्ना कितनी खुली तबीयत के थे और वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें, और वो आशा करते थे कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन बड़े बड़े लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि जो संभव नहीं लगता है। अब हम हाइंडसाइट में जब अभी देखते हैं तो लगता है कितनी नाइव है ये, उनका विश्वास कितना जो बचकाना है। कितनी तिक्तता फैल गई 47 के बाद भारत पाकिस्तान में। जिन्ना साहब को भी ये अंदाज़ा नहीं था। जिन्ना साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भारत में भी आके रहूँगा नेहरू जी, और मैं कुछ समय के लिए भारत में भी आके रहूँगा। कभी दिल्ली वाले घर में रहूँगा, कभी बॉम्बे वाले घर में रहूँगा। तो जिन्ना साहब समझते थे कि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो वैसा ही रहेगा जैसा पार्टीशन के पहले था, और पार्टीशन का असर नहीं होगा। लेकिन पार्टीशन का जो असर हुआ वो उनको उसी दम मालूम हो गया, उन्हीं कुछ महीनों में। जैसे कि एक दिन वो अपने घर में जिन्ना साहब बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने भी गांधी जी की तरह कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं लिया। वो गवर्नर जनरल बन गए। हाँ, उन्होंने पोस्ट लिया, गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। तो गवर्नर जनरल के बंगले में बैठे हुए थे। उनकी बहन फातिमा जी उनके साथ रहती थी। उसी समय एक एडीसी, एक नेवी का ऑफिसर वहाँ हाजिर था उस कमरे में, और उसने हिम्मत करके कायदे आज़म, वहाँ के फादर ऑफ द नेशन कहलाते थे जिन्ना साहब, उन्होंने उस नेवी का यंग ऑफिसर ने कहा कि कायदे आज़म, क्या पाकिस्तान बना करके आपने अच्छा किया। तो जिन्ना साहब जो है 1 मिनट तक, कुलदीप नायर लिखते हैं कि उस घटना के बारे में जो उनको कहीं से मालूम पड़ा, तो कहा कि जिन्ना साहब 1 मिनट तक चुप रहे। और फिर उन्होंने उस यंग नेवी के ऑफिसर को जवाब दिया कि यंग मैन, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां ही बताएंगी या जज करेंगी कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि बहुत सारे गड़बड़, वो जान गए थे कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है मारे गए। लगभग ये कहते हैं कि 10 लाख लोग पाकिस्तान साइड में मारे गए, 10 लाख लोग इंडिया साइड में मारे गए, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो इतने भयंकर परिणाम हुए जिसकी
जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। ना माउंटबेटन को इसका अंदाज़ा था, ना नेहरू पटेल गांधी को, नेहरू पटेल और राजेंद्र बाबू ये सब जो थे इधर, और ना उधर जिन्ना साहब और उनके अनुयायियों को पता था। लेकिन बहुत बड़ी तबाही हुई और इतिहास में शायद इतना बड़ा जो है विस्थापन कि पाकिस्तान से भारत में, भारत से पाकिस्तान में जितनी बड़ी आबादी आई और गई, ये इतना बड़ा माइग्रेशन कभी दुनिया में नहीं हुआ था। और 20 लाख लोग लगभग मारे गए दंगों में। तो इन सब चीज़ों से इतिहास के इन बहुत ही गंभीर जो पीरियड गए हैं उनसे सीख मिलती है कि नफ़रत से बहुत घाटा हुआ है इस देश को, मानवता को। और एक ही चीज़ है जो मानवता को बचा सकती है और वो है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर ने कहा। और आज भी सच है कि अगर कम्युनल हार्मनी नहीं मेंटेन किया गया तो कोई देश, कोई कौम जो उन्नति प्रगति नहीं कर सकती। एक बार इसमें वर्णन है कि बड़े बड़े लोग भी डींग मारते हैं और माउंटबेटन साहब भी डींग मारते थे। माउंटबेटन बाय द वे बहुत बड़े जनरल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा उनका पोस्ट था। वो नेवी के बहुत बड़े कमांडर बनाए गए थे क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो 1939 से 45 तक लड़ा गया। 1939-1945 में वो बहुत बड़े एडमिरल थे, बहुत बड़े कमांडर थे और बहुत काबिल आदमी थे। और इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल हुए। उनको क्लेमेंट एटली ने 45 में भेजा और 47 तक वो विभाजन करा कर फिर चले गए। उनकी जगह पर चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जी गवर्नर जनरल रहे। फिर जब देश में गणतंत्र आया तो राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट हुए, गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है ख़त्म कर दिया गया। तो एक बार नायर साहब, कुलदीप नायर साहब में ये विशेषता थी कि वो इस प्रकार के जर्नलिस्ट थे जो कि जब किसी का इंटरव्यू लेते थे तो उनको कोने में करके, कॉर्नर करके और उनसे जो है कुछ ऐसे मेंटल टॉर्चर करना या उनसे कुछ बातें उगलवाने के लिए उनको घेर लेना, इस तरह का प्रयास नहीं करते थे अपने इंटरव्यूज़ में। जब वो किसी वीआईपी का इंटरव्यू लेते थे तो बड़े फ्रेंडली, दोस्ताने ढंग से करते थे और इस तरह से परसुएट करते थे कि बहुत दिनों से छिपाई हुई बातें भी वो निगलवा लेते थे। जैसे उन्होंने एक बार वो पाकिस्तान गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो भुट्टो साहब से पूछा कि भाई ये 71 वार का कारण क्या था भुट्टो साहब। तो भुट्टो साहब ने जो है इस तरह उन्होंने उनको बातों से जो है उत्साहित किया कि भुट्टो साहब ने डींग मारते हुए लगभग कहा कि 71 का वार तो मैंने शुरू किया था जनाब, मैंने किया था, मैंने ही बताया। याहिया खान साहब को कहा कि आप इंडिया पर अटैक कर दीजिए और हम इस बार जीतेंगे ज़रूर। तो कुलदीप नायर साहब ने कहा कि ये यकीन आपको कहाँ से हो गया कि 70 का वार आप जीत जाइएगा। तो भुट्टो ने कहा कि हमें ये यकीन था कि हमारे पास जो अमेरिका ने साइबर जेट, जो फाइटर प्लेन्स दिए थे और जो पैटर्न टैंक दिए थे, इतने मिलिट्री हार्डवेयर जो दिए थे, उसके बलबूते हमने सोचा कि इंडिया से तो हम कई साल आगे हैं, कई दशक आगे हैं और हम बहुत पावरफुल हैं। तो इस तरह जो है कुलदीप नायर साहब ने कुछ ऐसी बातें जो इस पुस्तक में बताई हैं ऑन लीडर्स एंड आइकन्स, जो कि सही में बहुत दिलचस्प है। और इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो इस इतिहास के हैं उनके बारे में बहुत मनोरंजक तथ्य उन्होंने दिए हैं। जैसे भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके वालिद जो थे, उनके पिताजी थे, वो भोपाल के राज्य जो था अनडिवाइडेड इंडिया में 47 के पहले, वहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो वहाँ दीवान थे भोपाल के राजा के। उसके बाद तो वो डिस्टिंग्विश्ड फैमिली के थे, बहुत बड़े फैमिली के थे। और उनमें जवानी के दिनों में, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पे पाकिस्तान में जब वो प्रेसिडेंट थे
प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ भी वो बहुत अपने को गंभीरता से लेते थे। और कुलदीप नायर जी से वो 71 में मिले, तो 1971 में तो उन्होंने एक बार कहा कि कितना उनमें दम्भ था, कि बोले कि देखो, वो खुद को बहुत काबिल, बहुत हैंडसम समझते थे। तो वो कहे कि देखो कुलदीप, तुम तो शेख मुजीबुर रहमान से भी मिले हो, इंदिरा से भी मिले हो, मुझसे भी मिले हो, क्या तुम समझते हो कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैं उनसे सबसे काबिल हूँ, उनसे सबसे योग्य हूँ मैं? तो इस तरह की का जो है ना, बच्चों जैसा दम रखते थे। उनको ये यकीन था कि वो सबसे काबिल हैं और सबसे डायनेमिक हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक है। तो इस तरह की बातें हैं, दिलचस्प बातें हैं इस किताब में। एक बार जिन्ना साहब को 1947 में किसी ने बताया कि भाई जिन्ना साहब, बहुत गड़बड़ हो रहा है आपके इस पार्टीशन के चलते से, आप एक बार देखिए ना कितने लोग बॉर्डर से इस पार उस पार जा रहे हैं। तो उनको डकोटा, उस समय कैरियर विमान था आदमी ले जाने का, सामान ले जाने, तो उनको डकोटा में बैठाया गया और बॉर्डर पर उनको ऊपर से दिखाया गया कि कितने लाखों लाखों लोग वो जो है बॉर्डर पर के पार करके जा रहे हैं, बच्चे हाथ में बकरियां लिए हुए, अपनी गाय लिए हुए, बैलगाड़ी लिए हुए, अपने वृद्ध माँ बाप को पीठ पर लिए हुए लोग जा रहे हैं। तो जिन्ना साहब देख करके बहुत दुखी हुए। और उन जो आई विटनेस जो उस समय थे, जिनसे उन्होंने, कुलदीप नायर जी ने ये लिया, ये बातें सुनी कि जिन्ना साहब अपने माथा पकड़ करके, और उन्होंने कहा कि या खुदा, मैंने ये क्या कर दिया कि मानवता कि इतने तादाद में लोगों को मैंने इतना तकलीफ़ दे दिया। तो ये बातें इस तरफ के भी लोग, नेहरू जी भी, पटेल जी भी यही कहते थे और यही सोचते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लोग कहते हैं, और शायद ये सही भी है। लेकिन जो हुआ, इतिहास की जो ये बहुत बड़े बड़े जो ब्लंडर के हैं, ये हुए जो घटनाएं हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को बताती हैं कि बड़े बड़े लोग भी गलतियां करते हैं। गलतियां कहें या इतिहास का ये मोड़ था जो होना ही था। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे जो मानवता ने झेले हैं, और फॉर्चुनेटली हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब दोनों ही देश शांति से रह रहे हैं। लेकिन इन दोनों पड़ोसी देशों ने, देश की जनता ने, आम जनता ने खास करके बहुत दुख और तकलीफ सह करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज वो जो रिफ्यूजीज़ हैं जो पंजाब से आए, बंगाल से आए, वो अब वो पीढ़ी गुजर चुकी है, लेकिन आज भी उनके जो नाती पोते हैं वो जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ और कितने भूख प्यास से बाहर निकल करके वो खुद को स्थापित कर चुके हैं अपने, अब स्थापित किया है उन्होंने अपने को बिजनेस में, पेशे में। और इतिहास से सीखना चाहिए, बिकॉज कहते हैं कि हिस्ट्री मेक्स यू वाइज। फ्रांसिस बेकन जो शेक्सपियर का समकालीन था और सबसे पहले उसने एसेज लिखना शुरू किया 16th सेंचुरी में, उसने अपने एक ऐसे ऑन स्टडीज़, जिसको ऑफ स्टडीज़ वो कहता है, स्टडी के बारे में, यानी कि स्वाध्याय के बारे में, जब वो छोटा सा निबंध लिखता है उसमें इतिहास के बारे में उसने कहा कि इतिहास अगर आप पढ़िएगा तो उससे आप बुद्धिमान बनते हैं, क्योंकि दूसरों की गलती से आप सीखते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए विदा लेता हूँ, मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह। पहले आप इसे फेसबुक में मेरे पेज पे मैं डालूँगा, फिर यूट्यूब में आप इसे देखेंगे। कृपया आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, प्लीज़ फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएं, और मैं ऐसे ही वीडियोस जो अच्छे कंटेंट वाले मैं आपको देता रहूँगा फ्यूचर में। इसे यूट्यूब में देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है नृपेंद्र नारायण सिंह, और प्रोफ नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPENDRAYANSINGH, 2 मेरे यूट्यूब चैनल हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और मुझे एडवाइस दें कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं या क्या त्रुटि रह गई है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।